नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। और आज हम राजपूत काल के अंतर्गत मेवाड़ का इतिहास प्रारंभ करेंगे। तो मेवाड़ का इतिहास प्रारंभ करने से पहले एक बार हम मेवाड़ की जो भौगोलिक स्थिति थी उस पर बात कर लेते हैं। तो अगर मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो मेवाड़ दक्षिणी राजस्थान के 5 जिलों के अंतर्गत विस्तृत था। ठीक है, जो मेवाड़ था वह दक्षिणी राजस्थान के मुख्यतः 5 जिलों के अंतर्गत विस्तृत था। ठीक है, इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं उनकी अगर बात की जाए तो वे थे, हम ऊपर से बात करें तो भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़ तथा राजसमंद। ठीक है, तो जो मेवाड़ रियासत थी उसके अंतर्गत उस समय मुख्यतः 5 जिले आते थे। और 5 जिले कौन कौन से? मेवाड़ के अंतर्गत 5 जिले जो आते थे वो भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और राजसमंद। इन वर्तमान के इन 5 जिलों के में उस समय की मेवाड़ रियासत विस्तृत थी। मतलब इसका जो भौगोलिक विस्तार था वह इन 5 जिलों के अंतर्गत वर्तमान में आता है। ठीक है, मेवाड़ को प्राचीन काल में मेदपाट नाम से जाना जाता था, जिसका कारण यह मेव जाति प्रदेश था। ठीक है, जो मेव जाति प्रदेश था उसी के कारण इसे मेदपाट नाम से जाना गया, क्योंकि मेव जाति प्रदेश को ही संस्कृत में मेदपाट कहा जाता है। और इसका समानार्थक हिंदी शब्द है प्रागवाट। ठीक है, प्रागवाट का भी क्या अर्थ होता है? मेव जाति प्रदेश। ठीक है, अर्थात मेदपाट और प्रागवाट दोनों का ही एक अर्थ होता है। जिस क्षेत्र में मेव जाति या मेर जाति रही हो उसी प्रदेश को क्या कहा जाता था? मेदपाट या प्रागवाट। ठीक है, इसके एक अन्य नाम की बात की जाए तो यह शिवी नाम से भी विख्यात रहा। महाभारत काल में हम शिवी जनपद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यह भी किस क्षेत्र में था? इसी मेवाड़ वाले क्षेत्र में। इस शिवी जनपद की जो राजधानी थी वह क्या थी? माध्यिका। राजधानी क्या थी शिवी की? माध्यिका। और इस माध्यिका की तुलना वर्तमान में चित्तौड़ के नगरी से की जाती है। ठीक है, किससे की जाती है? चित्तौड़ के नगरी से। ठीक, शिवी महाजनपद की राजधानी क्या थी? माध्यिका। और शिवी जनपद की जो राजधानी थी माध्यिका, वह वर्तमान में जो चित्तौड़ में नगरी है उससे इसकी तुलना की जाती है कि यह नगरी माध्यिका ही हुआ करती थी कभी। ठीक है, ये इसके जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इसका जो नामकरण है उसके बारे में बात हुई कि मेवाड़ किस क्षेत्र में स्थित था, मेवाड़ को मेदपाट क्यों कहा जाता था, प्रागवाट क्यों कहा जाता था, शिवी क्यों कहा गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस क्षेत्र पर जिस वंश ने शासन किया उसके बारे में। ठीक है, मेवाड़ पर जिस वंश का शासन रहा अगर उसकी बात की जाए तो मेवाड़ पर गुहिल वंश का शासन रहा। किस वंश का शासन रहा? गुहिल वंश का। ठीक है, जो मेवाड़ पर शासन करने वाला वंश था वह क्या कहलाया? गुहिल वंश। ठीक, और इस गुहिल वंश की उत्पत्ति से संबंधित मुख्यतः 4 मत प्रचलित रहे हैं। ठीक है, जो गुहिल वंश था उसकी उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः 4 मत प्रचलित रहे। प्रथम मत था वह था सूर्यवंशी मत। ठीक है, सूर्यवंशी मत का मतलब क्या हुआ कि गुहिलों की उत्पत्ति सूर्यवंश से संबंधित मानी गई और कहा गया कि जो गुहिल थे वह सूर्यवंशी थे। ठीक है, हमने जब राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा था तो उसमें गौरी शंकर ओझा को पढ़ा कि उन्होंने किस प्रकार सूर्यवंश से राजपूतों की उत्पत्ति सिद्ध करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो गुहिलों की सूर्यवंशी उत्पत्ति कौन बताता है? डॉक्टर गौरी शंकर
हीराचंद ओझा। ठीक है, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं कि जो सूर्यवंशी राजा था इक्ष्वाकु, कौन? इक्ष्वाकु। ठीक है, इक्ष्वाकु कौन था? मनु का पुत्र था। राजपूत उत्पत्ति की जब हमने बात की तब मैंने आपको बताया था कि इक्ष्वाकु किसका पुत्र था? मनु का। ठीक है, और इस इक्ष्वाकु से ही सूर्यवंश का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, सूर्यवंश का प्रारंभ किससे माना जाता है? इक्ष्वाकु से। इक्ष्वाकु सूर्यवंश का प्रथम शासक माना जाता है और इस सूर्यवंश में ही आने वाले समय में भगवान राम का जन्म हुआ। ठीक है, तो भगवान राम जो थे वह भी किससे संबंधित थे? सूर्यवंश संबंधित थे। और भगवान राम के जो पुत्र थे जिनका नाम क्या था? लव और कुश। ठीक है, भगवान राम के पुत्र का क्या नाम था? लव और कुश। जो कुश था उसी से किसकी उत्पत्ति मानी गई है? गुहिल वंश की उत्पत्ति मानी गई है कि गुहिल वंश की उत्पत्ति किससे हुई है? भगवान राम के पुत्र कुश से। ऐसा किसका कहना है? गौरी शंकर ओझा का कहना है। ठीक है, प्रथम मत गौरी शंकर ओझा का है कि गुहिल वंश सूर्यवंश से संबंधित है और उन्होंने भगवान राम के पुत्र कुश से इसका संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। ठीक है, अगर हम दूसरे मत की बात करें तो दूसरा मत जो था वह अबुल फजल देता है। कौन देता है? अबुल फजल। ठीक है, जो अबुल फजल है वह कहता है कि जो गुहिल वंश था उसकी उत्पत्ति ईरान के शासक नौशेखा आदिल के पुत्र नौशे जात से संबंधित बताता है। ठीक है, जो अबुल फजल है वह कहता है ईरान का एक शासक हुआ था नौशेखा आदिल और इसका पुत्र था नौशेजाद, जिसने अपनी माता के प्रभाव के चलते और कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। कौन सा धर्म अपना लिया था? ईसाई धर्म अपना लिया था। और ईसाई धर्म अपनाकर यह नौशेजाद कहाँ पे आ गया था? भारत आ गया था। ठीक है, भारत में रहते हुए ही इस नौशेजाद ने ईरान पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में नौशेजाद की मृत्यु हो गई। लेकिन जब ये भारत आया तो इसके वंशज कहाँ रह गए थे? भारत में ही रह गए थे और उन्हीं वंशजों को आने वाले समय में क्या कहा गया? गुहिल कहा गया। ऐसा कौन कहता है? अबुल फजल। ठीक है, तो अबुल फजल क्या सिद्ध करने की कोशिश करता है कि गुहिलों का संबंध ईरान के नौशेखा आदिल से रहा है। ठीक है, अब अगर हम तीसरे मत की बात करें तो तीसरा मत है वह है ब्राह्मण उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तीसरा मत क्या है? ब्राह्मणों से उत्पत्ति। ठीक है, ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत कौन देता है? DR भंडारकर। ठीक है, गुहिल वंश की ब्राह्मणों से उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है वह DR भंडारकर देते हैं और वह यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि गुहिलों की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मणों से हुई है। चौथा पर अंतिम मत कर्नल टोड द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, चौथा और अंतिम मत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कर्नल टोड के द्वारा। राजस्थान के इतिहास के जनक कहे जाने वाले कर्नल टोड ने कहा कि वल्लभी जो कि गुजरात के अंतर्गत आता है, वल्लभी का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था शिलादित्य और शिलादित्य की रानी थी पुष्पावती। ठीक है, वल्लभी का शासक था शिलादित्य और इसकी रानी थी पुष्पावती। शिलादित्य पर 524 ईस्वी में मलेच्छों का आक्रमण हुआ, अर्थात विदेशियों का आक्रमण हुआ और इस युद्ध में शिलादित्य मृत्यु को प्राप्त हुआ, मतलब शिलादित्य की मृत्यु हो गई। जिस समय यह आक्रमण हुआ उस समय ये पुष्पावती थी, वह अपने पिता के घर आबू गई हुई थी। ठीक है, इसके पिता कौन थे? आबू के जो परमार नरेश थे वह पुष्पावती के पिता थे और वह पुष्पावती समय कहाँ गई थी? आबू गई हुई थी। पुष्पावती जब आबू से वल्लभी आ रही थी उसी समय रास्ते में उसे ज्ञात हुआ कि शिलादित्य की मृत्यु हो गई है।
पुष्पावती ने उसी समय सती होने का निर्णय किया, लेकिन इसकी जो दासियां थी उन्होंने पुष्पावती को सती होने से रोक दिया। क्यों? क्योंकि इस समय वह गर्भवती थी। रास्ते में ही मलिया गुफा में, कौन सी गुफा में? मलिया गुफा में पुष्पावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। गुफा में पैदा होने के चलते यह क्या कहलाया? गौह कहलाया। और इस गौह के नाम पर ही आगे गुहिल वंश की स्थापना हुई। ठीक है, किसके नाम पर? गौह के नाम पर ही आने वाले समय में गुहिल वंश की स्थापना हुई। ठीक है, अब गुहिल वंश की स्थापना को लेकर मुख्यतः 4 मत प्रतिपादित अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा किए गए। प्रथम मत के अनुसार गुहिलों को सूर्यवंशी बताया गया। किसने बताया? गौरीशंकर ओझा ने। द्वितीय मत में अबुल फजल कहते हैं कि उनका संबंध ईरान के शासक नौशेखा आदिल के पुत्र नौशेजाद से रहा। तीसरे मत के अंदर D.R. भंडारकर यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि गुहिलों की उत्पत्ति किससे हुई? ब्राह्मण जाति से हुई। और चौथा मत कर्नल टोड, राजस्थान के इतिहास के जनक कहलाने वाले कर्नल टोड के द्वारा प्रतिपादित किया गया। और उन्होंने कहा कि वल्लभी के शासक शिलादित्य की रानी पुष्पावती से गोह नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ था और उसी से किसकी वंश की स्थापना हुई थी? गुहिल वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब गुहिल वंश की उत्पत्ति के बाद हम गुहिल वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण शासक हुए बारी बारी से उनकी बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हमने गुहिल की बात की। ठीक है, गुहिल शासक हुआ। गुहिल कोई बहुत बड़े राज्य पर राज नहीं करता था, कोई छोटे से क्षेत्र पे राज करता था। और गुहिल शासक हुआ था ना, गुहिल की 8वीं पीढ़ी में, कौन सी? 8वीं पीढ़ी में एक शासक हुआ जिसका नाम था नागादित्य। ठीक है, जो गुहिल था उसी की 8वीं पीढ़ी में एक शासक हुआ नागादित्य। गुहिल जिस क्षेत्र पे राज करता था उस क्षेत्र में भील बाहुल्य था। ठीक है, भील भी बहुत बड़ी संख्या में रहते थे। और गुहिल से लेकर इसकी 8वीं पीढ़ी तक के जो शासक हुए उनके साथ भीलों के अच्छे संबंध रहे, लेकिन नागादित्य के साथ इनके संबंध बिगड़ गए, जिसके चलते नागादित्य की हत्या किसके द्वारा कर दी गई? भीलों के द्वारा। ठीक है, भील जनजाति जो है ना, उन भीलों के द्वारा किसकी हत्या कर दी गई? नागादित्य की। नागादित्य की जब हत्या हुई उस समय इसका पुत्र कालभोज 3 वर्ष का था। ठीक है, कालभोज कितने साल का था? 3 साल का था। और इस कालभोज को नागादित्य के शुभ चिंतकों ने यहां से निकालकर ऋषियों के पास छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? ऋषियों के पास छोड़ दिया। इन्हीं ऋषियों में एक ऋषि थे हारित ऋषि। ठीक है, जिन ऋषियों के पास कालभोज को छोड़ा गया था उन्हीं में से एक थे हारित ऋषि। ठीक है, दूसरा कालभोज थे, इन्हीं को बाप्पा रावल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गौरीशंकर ओझा तथा वीर विनोद के लेखक श्यामल दास लिखते हैं कि जो बाप्पा रावल थी यह कालभोज का नाम ना होकर वह उपाधि थी। ठीक है, गौरीशंकर ओझा और श्यामल दास किस मत के समर्थक हैं कि जो बाप्पा रावल है वह कालभोज का नाम ना होकर क्या थी? उसकी उपाधि थी। और यह दोनों व्यक्ति एक ही थे। ठीक है, कालभोज को नागादित्य के शुभचिंतकों ने ऋषियों के पास छोड़ा। उन्हीं में से एक ऋषि थे हारित ऋषि। कालभोज जब बड़ा हुआ तो वह हारित ऋषि की गायें चराने लगा। ठीक है, कालभोज या बप्पा रावल जब बड़ा हुआ तो वह हारित ऋषि की गायें चराने लगा। और इसी घटनाक्रम से जुड़ी हुई एक किंवदंती प्रचलित है, एक कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि जब बाप्पा रावल हारित ऋषि की गायें चराने जाता था तो उसमें से एक गाय का दूध डेली निकल जाता था। ठीक है, तो हारित ऋषि को शक हुआ कि बाप्पा रावल उस गाय का दूध स्वयं निकाल लेता है और इसकी जानकारी मुझे नहीं देता है। तो हारित ऋषि ने बाप्पा रावल से पूछा कि भाई एक गाय का दूध डेली तुम निकाल लेते हो, रोजाना निकाल लेते हो,
ऐसा क्यों करते हो? तो बापा रावल ने कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, मैं किसी भी गाय का दूध नहीं निकालता हूँ। हारित ऋषि ने स्थिति को जानने के लिए अगले दिन बापा रावल के साथ वे चारा गाय, जहाँ गाय को चराने जाते थे वहाँ गए। तो हारित ऋषि ने देखा कि एक गाय कहीं दूर खड़ी है और वह स्वयं ही अपना दूध त्याग रही है, एक जगह पर खड़ी होकर स्वयं ही अपना दूध त्याग रही है। हारित ऋषि जब वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस स्थान को देखा तो इन्हें वहाँ पर एक शिवलिंग दिखाई दिया। ठीक है, क्या दिखाई दिया? शिवलिंग दिखाई दिया। इस बात से हारित ऋषि बहुत आश्चर्यचकित हुए और वे बापा रावल से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बापा रावल को एक राष्ट्र भेंट करने का निश्चय लिया। ठीक है, इसी उद्देश्य से हारित ऋषि के द्वारा, किसके द्वारा? हारित ऋषि के द्वारा राष्ट्रसेनी देवी की उपासना की गई। किसकी उपासना की गई? राष्ट्रसेनी देवी की उपासना की गई, उनकी तपस्या की गई और उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप ही राष्ट्रसेनी देवी ने क्या दिया? उन्हें कहा, किसने? राष्ट्रसेनी देवी की जब तपस्या की हारित ऋषि ने, तो हारित ऋषि को राष्ट्रसेनी देवी ने कहा कि उन्हें महादेव की कृपा से जो वे चाहते हैं उसकी प्राप्ति होगी। आगे चलकर कहते हैं कि जब हारित ऋषि स्वर्ग लोक गमन करने वाले थे तो उन्होंने अपने वचन के अनुसार बापा रावल को बुलाया, लेकिन बापा रावल कुछ लेट हो गए और जो हारित ऋषि का यान था वह धरती से कुछ ऊपर उठकर स्वर्ग की तरफ चल पड़ा था। लेकिन बापा रावल उसी समय 10 हाथ बढ़ गए, मतलब जो बापा रावल का शरीर था वह उससे 10 हाथ और बड़े हो गए और उन्होंने हारित ऋषि के जो यान था, जो विमान था, उस तक पहुंच गए। कहते हैं कि हारित ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद देने के लिए अपने मुंह में जो पान खा रखा था उसकी पीक बापा रावल के मुंह में डालना चाहा, लेकिन वह पान बापा रावल के मुंह में गिरने के स्थान पर उनके पांव पे गिरा, जिसके चलते बापा रावल अमर तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी हारित ऋषि ने कहा कि आपको एक बड़ा साम्राज्य प्राप्त होगा और एक बड़ी सेना की स्थापना के लिए आप इस स्थान विशेष पे जाना, वहाँ आपको बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। बापा रावल ने ऐसा ही किया और वे स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करके उन्होंने एक बड़ी सेना का निर्माण किया। इसके उपरांत बापा रावल के द्वारा 734 ईस्वी में चित्रांगन मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, और इस बात की पुष्टि वीर विनोद में श्यामल दास के द्वारा की गई है। ठीक है, बापा रावल ने जब एक बड़ी सेना का स्थापना कर ली, एक बड़ी सेना स्थापित कर ली, उसके बाद बापा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर इस समय मौर्य शासक चित्रांगन का शासन हुआ करता था और चित्रांगन को पराजित कर बापा रावल ने चित्तौड़ प्राप्त किया। ठीक है, इस बात का उल्लेख कवि श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद नामक ग्रंथ में भी किया गया है। ठीक है, अब बापा रावल का जब चित्तौड़ पर अधिकार हो गया तो उसके उपरांत हम आगे की बात करते हैं। तो बापा रावल ने यहाँ पर नागदा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, क्या बनाया? नागदा को अपनी राजधानी बनाया। तो चित्तौड़ की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह क्या हो गई? नागदा। इनके द्वारा जहाँ पर वह शिवलिंग मिला था, कहाँ पर? जिस स्थान पर वो शिवलिंग मिला था, जिस पर गाय अपना दूध स्वयं त्यागती थी, ठीक है, उसको अर्पित करती थी, उसी स्थान पर एक लिंग जी का मंदिर बनवाया गया। ठीक है, और ये स्थान कौन सा था? नागदा के पास कैलाशपुरी नामक गांव। ठीक है, नागदा में कैलाशपुरी नामक एक गांव था, उसी स्थान पर एक लिंग जी का मंदिर बनवाया गया। किसके द्वारा? बापा रावल के द्वारा। चूंकि बापा रावल को यह राष्ट्र और यह शासन एक लिंग जी की कृपा से प्राप्त हुआ था, इसलिए मेवाड़ के जो शासक बापा रावल ने
एकलिंग जी को ही मेवाड़ का शासक माना। और तब से लेकर वर्तमान तक जो मेवाड़ के शासक हैं वो कौन कहलाते हैं? एकलिंग जी। ठीक है, मेवाड़ के शासक कौन थे? एकलिंग जी। ठीक है, मेवाड़ के वास्तविक शासक किसको माना गया? एकलिंग जी को माना गया। और जो मेवाड़ के राजा होते थे, महाराणा होते थे, वे एकलिंग जी के दीवान के रूप में राज्य का संचालन करते थे। ठीक है, मेवाड़ महाराणा एकलिंग जी के दीवान के रूप में राज्य का संचालन करते थे, शासन का संचालन करते थे। और जब वे मेवाड़ महाराणा किसी कार्यवश राज्य से बाहर जाते थे तो वे किससे अनुमति लेते थे? एकलिंग जी से अनुमति लेते थे। और उस अनुमति लेने की क्रिया को आशंका लेना कहा जाता था। ठीक है, मतलब मेवाड़ महाराणा यदि अपने राज्य से बाहर जाएंगे तो वे किससे अनुमति लेंगे? एकलिंग जी से। और इस घटना को, अनुमति लेने की घटना को क्या कहा जाता था? आशंका लेना कहा जाता था। बप्पा रावल के द्वारा मेवाड़ में पहली बार स्वर्ण सिक्के चलाए गए। ठीक है, स्वर्ण सिक्के चलाए गए जिन पे सूर्य, शिवलिंग आदि का अंकन मिलता है। ठीक है, बप्पा रावल मेवाड़ के गुहिल वंश से संबंधित वह प्रथम व्यक्ति थे जिसके द्वारा स्वर्ण सिक्के चलाए गए और उन स्वर्ण सिक्कों पर सूर्य और शिवलिंग का अंकन मिलता है। ठीक है, इसके उपरांत बप्पा रावल की मृत्यु को लेकर दो मत प्रचलित रहे कि इनकी मृत्यु, बप्पा रावल की मृत्यु को लेकर दो मत प्रचलित रहे। एक मत के अनुसार इनकी मृत्यु मध्य एशिया में खुरासान नामक स्थल पर हुई, जबकि दूसरे मत के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई और वहीं पे बप्पा रावल की छतरी स्थित है। ठीक है, कुछ विद्वानों का मानना है कि बप्पा रावल ने मध्य एशिया तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था और उनकी मृत्यु खुरासान नामक स्थल पर हुई थी, जबकि दूसरे विद्वानों का मानना है कि बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई थी और वहां पर अभी भी बप्पा रावल की समाधि स्थित है। ठीक है, इसमें से दूसरा जो मत है कि बप्पा रावल की मृत्यु कहाँ हुई थी? नागदा, वही सही मत माना जाता है। ठीक है, अब बप्पा रावल की इन ऐतिहासिक चीज़ों के अतिरिक्त कुछ ऐसी अनुश्रुतियाँ भी प्रचलित रही जो हमें ज्ञात होनी चाहिए, जिससे कि अगर एग्ज़ाम में आपसे बप्पा रावल पे कोई अनुश्रुति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकें। ठीक है, हालांकि इन अनुश्रुतियों से संबंधित प्रश्न परीक्षा में सामान्यतः नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार पूछ भी लिए जाते हैं। तो पहली अनुश्रुति क्या थी? बप्पा रावल के लिए प्रसिद्ध था कि वह 32 मण का खड़ग इस्तेमाल करते थे। 32 मण का खड़ग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब एक खड़ग क्या होता है? खड़ग एक हथियार होता है। ठीक है, साउथ की पिक्चर्स आपने देखी होंगी, साउथ की पिक्चर्स में एक लोहे का इस तरह का सा हथियार होता है। ठीक है, इसी प्रकार का हथियार होता है खड़ग। ठीक है, और इस खड़ग का भार कितना होता था? 32 मण। एक मण में 40 किलोग्राम वजन होता है, तो 32 मण में 1280 किलोग्राम। ठीक है, मतलब बप्पा रावल जिस हथियार का प्रयोग करते थे वो 1280 किलो का हुआ करता था। अब आप सोचो कि बप्पा रावल का आकार कितना बड़ा होगा कि अगर वे 1280 किलो का खड़ग इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, दूसरा, वह 16 हाथ लंबा दुपट्टा इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जो यहाँ पे दुपट्टा डाला जाता है ना, पुरुष भी डालते हैं, उस दुपट्टे का आकार कितना होता था? 16 हाथ लंबा। एक हाथ, ऐसे 16 हाथ लंबा दुपट्टा इस्तेमाल करते थे कौन? बप्पा रावल। 35 हाथ लंबी धोती पहनते थे। एक बार में 2 भैंसों की बलि दे देते थे। ठीक है, मतलब एक ही झटके में 2 भैंसों की बलि दे देते थे। और जब भोजन करने बैठते थे तो 4 बकरे एक साथ खाते थे। ठीक है, अब ये सोचो बप्पा रावल जैसे व्यक्ति
क्या हकीकत में संभव थे? तो एक इतिहासकार की दृष्टि से देखा जाए तो यह केवल अनुश्रुतियाँ मात्र हैं, ऐसा व्यक्ति होना संभव नहीं है। और अगर ऐसे व्यक्ति हों तो भारतीय सेना को भी ऐसे व्यक्तियों की बहुत ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये केवल अनुश्रुतियाँ थी जो लेखकों ने बप्पा रावल को की महानता सिद्ध करने के लिए इस तरह की बातें लिख दी गई। ठीक है, अब बप्पा रावल के बाद जो मेवाड़ में शासक हुए, अगर उनकी बात की जाए तो वो क्रम से शीलादित्य के बाद में अपराजित के बाद में कालभोज के बाद में खुम्माण प्रथम के बाद में भृतभट्टदित्य और भृतभट्टदित्य के बाद में अल्लट। ठीक है, बप्पा रावल के बाद में जो मेवाड़ पर शासन करने वाले राजा हुए उनमें शीलादित्य, अपराजित, कालभोज, कुम्हार प्रथम, भृतभट्टदित्य और अल्लट प्रमुख हुए। ठीक है, शीलादित्य के बारे में हमें कुछ विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती, ऐसा ही अपराजित के साथ है। कालभोज के लिए लिखा गया है कि इसने कर्नाटक के स्वामी को दंडित किया। ठीक है, कालभोज के लिए क्या लिखा गया है कि इसने कर्नाटक के स्वामी को दंडित किया, मतलब इसने कर्नाटक तक विजय की थी। और यह कालभोज उस कालभोज से पृथक है, मतलब बप्पा रावल के लिए जो कालभोज शब्द प्रयुक्त हुआ है ना, उससे अलग है। इसका मतलब ये कालभोज द्वितीय होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पिता का नाम महेंद्र वर्मन मिलता है। ठीक है, फिर खुम्माण और भट्ट के बारे में हमें कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती, लेकिन अल्लट के बारे में हमें कई बातें जानने को मिलती हैं, जिसके अंतर्गत अल्लट को ख्यात लेखकों ने आलू राव कहकर संबोधित किया है। ठीक है, जो ख्यात लेखक थे जैसे मूणौत नैनसी ख्यात, नैन्सी ने ख्यात लिखी थी जिसका नाम क्या था, मूणौत नैनसी ख्यात। उसी प्रकार जो ख्यात लेखक थे उन ख्यात लेखकों ने अल्लट के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है, आलू राव। ठीक है, अल्लट के द्वारा नागदा के स्थान पर आहड़ को राजधानी बना दिया गया। ठीक है, तो आहड़ को राजधानी किसने बनाया, अल्लट ने। ठीक है, बप्पा रावल के समय चित्तौड़ की राजधानी, मेवाड़ की राजधानी क्या थी, नागदा थी। और जब अल्लट शासक बना तो उसने एक नवीन राजधानी बनाई जिसका नाम क्या था, आहड़। और आहड़ में ही अल्लट के द्वारा वराह मंदिर का निर्माण किया गया। ठीक है, वराह मंदिर निर्मित कराया गया किसके द्वारा, अल्लट के द्वारा। कहाँ पर, अपनी नवीन राजधानी आहड़। वराह विष्णु के तीसरे अवतार को वराह अवतार कहा जाता है। ठीक है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके अंतर्गत विष्णु के 10 अवतारों की मान्यता है, उसमें से जो तीसरा अवतार था वही क्या था, वराह अवतार माना जाता है। और जो 10वां अवतार है, जो भविष्य का अवतार है, उसे कल्कि कहा जाता है। उसका एकमात्र मंदिर वर्तमान में जयपुर में स्थित है। और यह माना जाता है जब कलयुग अपनी पूर्ण चरम पर होगा उसी समय कल्कि का अवतार इस धरती पर जन्म लेगा। ठीक है, अल्लट के द्वारा हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया गया। ठीक है, जो अल्लट था, जो आलू राव था, उसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। इस बात की बात हमने पहले भी राजपूत उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत थे उनमें की है। ठीक है, और अंतिम, अल्लट ही वह व्यक्ति था जिसने मेवाड़ में औपचारिक नौकरशाही व्यवस्था स्थापित की थी। ठीक है, औपचारिक नौकरशाही व्यवस्था मतलब वर्तमान में जो नौकरशाही व्यवस्था है, ठीक है, जैसे जो अधिकारी होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, वो शिक्षकगण होते हैं, जो भी होते हैं, जो सरकार से वेतन लेते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था पहली बार मेवाड़ में किसके द्वारा स्थापित की गई, अल्लट के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, ये अल्लट के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अल्लट ने 10वीं शताब्दी के मध्य में शासन किया था। ठीक है, अल्लट का जो शासन काल था वह 10वीं शताब्दी के मध्य रहा। अल्लट के उपरांत 10वीं शताब्दी से लेकर
10वीं शताब्दी से लेकर लगभग 12वीं शताब्दी तक मेवाड़ के इतिहास में ह्रास काल रहा। ठीक है, 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य तक का जो समय था वह मेवाड़ के इतिहास में लगभग ह्रास का काल रहा। और इसी समय रणसिंह नामक शासक मेवाड़ की गद्दी पर बैठा 1158 ईस्वी में। ठीक है, 1158 ईस्वी में रणसिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। रणसिंह के 2 पुत्र हुए। ठीक है, पहला पुत्र क्षेम सिंह। ठीक है, रणसिंह का पहला पुत्र क्षेम सिंह तथा दूसरा पुत्र राहप। ठीक है, जो रणसिंह 1158 में गद्दी पर बैठा उसके 2 पुत्र हुए, पहला क्षेम सिंह, दूसरा राहप। इन दोनों के द्वारा गुहिल वंश की ही 2 नई शाखाओं की स्थापना की गई। ठीक है, जो क्षेम सिंह के द्वारा जो शाखा स्थापित की गई उसी को क्या कहा गया है? रावल शाखा या रावल वंश। ठीक है, जो क्षेम सिंह था उसने एक नवीन शाखा स्थापित की गुहिल वंश की, जो रावल शाखा कहलाई। वहीं दूसरी तरफ राहप के द्वारा जो शाखा स्थापित की गई वह सिसोदिया शाखा। क्या? सिसोदिया शाखा कहलाई। ठीक है, अब सिसोदिया शाखा की हम बाद में बात करेंगे, अभी खाली यही आप ध्यान रखें कि सिसोदिया शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राहप के द्वारा की गई थी। और सिसोदिया शासक हमीर, हमीर का नाम सुना है ना? हमीर, जब राणा रतन सिंह अलाउद्दीन से पराजित हो गए थे और चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो गया था? मेवाड़ पर किसका अधिकार हो गया था? खिलजी शासकों का अधिकार हो गया था। तो मेवाड़ पर पुनः गुहिल वंश या सिसोदिया वंश की स्थापना करने वाला कौन था? हमीर था। 1326 में हमीर सिसोदिया के द्वारा पुनः मेवाड़ पर गुहिल वंश की या सिसोदिया वंश की स्थापना की गई। यह हमीर गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का ही राजा था। ठीक है, इसकी जब हम हमीर पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। अभी हम पुनः कहाँ जाते हैं? रावल शाखा पे। ठीक है, रावल शाखा में क्षेम सिंह के उपरांत सामंत सिंह तथा सामंत सिंह के उपरांत कुमार सिंह नामक शासक हुए। लेकिन ऐतिहासिक रूप से इनका भी कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा। मैंने आपको बताया था 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मेवाड़ के इतिहास का ह्रास काल माना जा सकता है। इसमें मेवाड़ के इतिहास में कोई विशेष उपलब्धियां नहीं रही। कुमार सिंह के उपरांत जो शासक हुए उनका नाम था जैत्र सिंह। ठीक है, कुमार सिंह के उपरांत जो शासक हुए वह कौन थे? कुमार सिंह के पुत्र जैत्र सिंह। ठीक है, अब जैत्र सिंह के बारे में हम अगर बात करें तो जैत्र सिंह थे वह 1213 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे और 1250 तक इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं, गोपीनाथ शर्मा। ठीक है, गोपीनाथ शर्मा इसके बारे में कहते हैं कि जैत्र सिंह थे वो 1213 में शासक तो बने लेकिन इनका शासक 1252 ईस्वी तक रहा। ठीक है, बाकी इतिहासकार तो क्या कहते हैं? जैत्र सिंह का शासनकाल 1213 से 1250 रहा, जबकि गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि इनका शासनकाल 1213 से लेकर 1252 अर्थात 2 वर्ष अधिक चला। अब जैत्र सिंह ने पुनः मेवाड़ की शक्ति को स्थापित किया और इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटना थी वह थी भूताला का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध। इस युद्ध का समय पूर्ण सुनिश्चित नहीं है लेकिन माना जाता है कि यह युद्ध 1223 से लेकर 1232 ईस्वी के मध्य कभी हुआ था और इस युद्ध में जैत्र सिंह के द्वारा इल्तुतमिश को पराजित किया गया था। ठीक है, इल्तुतमिश को पराजित किया गया था कौन से युद्ध में? भूताला के युद्ध में। अब ये इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश इस समय दिल्ली के गुलाम वंश का शासक था, सल्तनत का सुल्तान था, दिल्ली का सुल्तान था। कौन? इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था और इसको किसके द्वारा पराजित किया गया था? जैत्र सिंह के द्वारा। और इसका ज्ञान हमें कहाँ से होता है?
चिरवा अभिलेख, आबू अभिलेख। ठीक है, जो चिरवा शिलालेख या आबू अभिलेख है उससे हमें क्या पता चलता है कि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को बुताला युद्ध में मेवाड़ के शासक जेतर सिंह के द्वारा पराजित किया गया था। ठीक है, इन अभिलेखों में साथ में यह भी ज्ञात होता है कि इस युद्ध में जेतर सिंह का पुत्र तलारक्ष योगराज खेतरा, ठीक है, जो जेतर सिंह का पुत्र था तलारक्ष योगराज इस युद्ध में मारा गया तथा नागदा जो राजधानी थी ना किसकी, मेवाड़ की, वह पूर्णतः तहस नहस हो गई। इसी कारण जेतर सिंह के द्वारा नागदा के स्थान पर चित्तौड़ को नवीन राजधानी बनाया गया। ठीक है, अब 3 राजधानियां अब तक हो चुकी हैं। पहली राजधानी नागदा बप्पा रावल के द्वारा स्थापित की गई थी। दूसरी राजधानी आहड़ किसके द्वारा स्थापित की थी, अल्लट के द्वारा। ठीक है, और तीसरी राजधानी चित्तौड़, नागदा के स्थान पर चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया, जेतर सिंह ने। ठीक है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, चिरवा या आबू अभिलेख से प्राप्त होती है। बुताला युद्ध को लेकर, इस युद्ध को लेकर हमीर मद मर्दन के लेखक जय सिंह सूरी ने एक अलग ही बात की है। जय सिंह सूरी हमीद मद मर्दन में लिखते हैं कि जो गुजरात का शासक था वीर धवल, ठीक है, कहाँ का शासक था, गुजरात का। हमीर मद मर्दन में जय सिंह सूरी लिखते हैं कि गुजरात का शासक वीर धवल था, उसने अपने एक दूत जिसका नाम था कमल, ठीक है, गुजरात के शासक वीर धवल ने अपने दूत कमल को बुताला के युद्ध का जायजा लेने के लिए युद्ध भूमि में भेजा था। और यह कमल था, यह मुस्लिम वेशभूषा पहनकर युद्ध क्षेत्र में पहुंचा था। जब कमल वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जेतर सिंह की सेना पराजित हो रही है। ठीक है, उसने इन विपरीत परिस्थितियों को देखकर एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर चिल्लाना प्रारंभ कर दिया कि वीर धवल आ गया, वीर धवल आ गया। ठीक है, यह सुनकर सुल्तान इल्तुतमिश की सेना युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गई। ठीक, इससे यह संभव नहीं है कि भाई जो जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया था वह विजय वीर धवल के नाम के मात्र, केवल नाम के प्रयोग मात्र से प्राप्त हो गई हो। हमीर मद मर्दन में जय सिंह सूरी के द्वारा यह कहा जाना कि वीर धवल इस विजय के लिए उत्तरदायी था, वह केवल उसकी प्रशंसा करना मात्र है। और इसका कारण यह था कि जो जय सिंह सूरी थे वह वीर धवल के जो 2 मंत्री थे वस्तुपाल और तेजपाल, इन्होंने भड़ोच मंदिर को, जो भड़ोच का जैन मंदिर था, उसको बहुत दान दिया था। और उसी मंदिर में जय सिंह सूरी क्या थे, जैन आचार्य थे, जिसके कारण इन्होंने वीर धवल की प्रशंसा करने के लिए, उसको ख्याति प्रदान करने के लिए हमीर मद मर्दन में ये सारा वर्णन किया है। ठीक है, जेतर सिंह के द्वारा 1248 में दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को भी पराजित किया गया, जिसका उल्लेख फरिश्ता करता है। ठीक है, अब फरिश्ता नामक एक इतिहासकार हुए हैं जो लिखते हैं कि 1248 में नासिरुद्दीन महमूद, जो इस समय क्या था, दिल्ली का सुल्तान था, वह अपने भाई जलालुद्दीन का पीछा करते हुए चित्तौड़ तक आ पहुंचा। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद 1248 में अपने भाई जलालुद्दीन का पीछा करते हुए चित्तौड़ तक आ पहुंचा, लेकिन चित्तौड़ पर पहुंचने के उपरांत उसे पीछे हटना पड़ा। ठीक है, वह ये नहीं लिखते कि नासिरुद्दीन महमूद पराजित हो गया, क्या लिखते, पीछे हटना पड़ा, क्योंकि वह नासिरुद्दीन महमूद की सम्मान बनाए रखना चाहते थे, इसलिए वह पराजय के स्थान पर क्या शब्द लगते हैं, पीछे हटना पड़ा। मतलब जेतर सिंह या तो इतना शक्तिशाली था कि उसको देखकर नासिरुद्दीन स्वयं पीछे हट गया, या फिर उनके बीच में युद्ध हुआ होगा जिसमें नासिरुद्दीन पराजित हुआ। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा कौन, डॉक्टर जो दशरथ शर्मा थे, इन्होंने जेतर सिंह के काल को ही मेवाड़, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग माना है। ठीक है, जो डॉक्टर
दशरथ शर्मा थे, उन्होंने जेत्र सिंह का काल मतलब 1213 से 1250 का जो जेत्र सिंह का काल था उसे ही मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णयुग माना है। ठीक है, ये हुई जेत्र सिंह के बारे में बात आती हूँ। जेत्र सिंह ने 1213 से 50 के बीच शासन किया। भूताला के युद्ध में इन्होंने इल्तुतमिश को पराजित किया। 1248 में इन्होंने दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को पराजित किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णयुग किसे माना है? जेत्र सिंह के काल को माना है। जेत्र सिंह के उपरांत इसके पुत्र तेज सिंह गद्दी पर बैठे। ठीक है, जेत्र सिंह की मृत्यु के उपरांत कौन शासक बना? तेज सिंह। जेत्र सिंह की मृत्यु कब हुई? 1252 में। और उसके उपरांत मेवाड़ का शासक बना इसका पुत्र तेज सिंह। ठीक है, तो 1252 से लेकर और 1273 का जो काल था वह तेज सिंह का काल रहा। मतलब मेवाड़ की गद्दी पर 1252 से लेकर 73 तक तेज सिंह ने शासन किया। और इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना थी अगर उनकी बात की जाए तो सबसे पहले 1254 में बलबन का आक्रमण हुआ। ठीक है, 1254 में दिल्ली के सुल्तान बलबन का आक्रमण हुआ और इस युद्ध में तेज सिंह ने बलबन को पराजित कर दिया। ठीक है, तो बलबन को किसने पराजित किया? तेज सिंह ने। दूसरा, इसी के समय मेवाड़ी चित्रकला शैली का प्रथम ग्रंथ तेज सिंह के समय ही मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम रचित ग्रंथ जो था श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना की गई। ठीक है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी क्या है? मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और इसकी रचना किसके समय? तेज सिंह के समय हुई थी। तीसरा, इसकी रानी, तेज सिंह की रानी का क्या नाम था? जैतल देवी। ठीक है, जैतल देवी के द्वारा यहाँ पर श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तेज सिंह की रानी जैतल देवी के। ठीक है, अब तेज सिंह के काल की जो तीनों प्रमुख बातें थी वह थी 1254 में दिल्ली के सुल्तान बलबन को पराजित किया जाना, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का रचना। ठीक है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी क्या है? मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इस कारण यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनता है कि मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा था? तो वह कौन सा था? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और वह किस शासक के समय रचित किया गया? लेकिन रचना इसकी किस शासक के समय हुई? तो वह क्या होगा? तेज सिंह के समय। ठीक है, और इसकी रानी जैतल देवी ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तेज सिंह के उपरांत 1273 में समर सिंह शासक बने। कौन शासक बना? समर सिंह। कब बने? 1273 में, और 1301 तक ये शासक रहे। समर सिंह का शासनकाल क्या है? 1273 से लेकर 1301। ठीक है, समर सिंह को अभिलेखों में तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। ठीक है, समर सिंह के लिए क्या अभिलेखों में क्या लिखा हुआ है कि तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कौन था? समर सिंह था। शत्रु के लिए सिंह के समान, शत्रु के लिए सिंह समान संहारक, कि वह शत्रु के लिए सिंह के समान क्या था? संहारक था। और तीसरा, शत्रु की शक्ति का अपहर्ता। ठीक है, वह शत्रु की शक्ति का अपहरण करने वाला था। समर सिंह के दो पुत्र हुए। ठीक है, समर सिंह के दो पुत्र हुए। एक का नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह। और दूसरे का नाम था कुंभकर्ण। क्या नाम था? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने नेपाल में गोयल वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? नेपाल में गोयल वंश की स्थापना की थी। जबकि रतन सिंह, हम अगली क्लास में रतन सिंह के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये रतन सिंह वही रतन सिंह है जो हाल ही में लगभग 1-2 साल पहले आई पिक्चर पद्मावती को लेकर चर्चित रहे थे।
तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में मेवाड़ को आगे बढ़ाते हुए रतन सिंह से हम पुनः प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।